अरविंद केजरीवाल खुद भी हार गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, मैं समझता हूँ। बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पे विक्ट्री हासिल हो रही है बीजेपी को। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है। अब नरेंद्र मोदी को अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी पॉलिसी को बेहतर करने के लिए ये उनके पास आखिरी चांस था। बीजेपी जो है ना, वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार, और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। 27 सालों बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म हो गया। दिल्ली में केजरीवाल की झाड़ू दिल्ली के कीचड़ को साफ नहीं कर पाई और इतना कीचड़ इकट्ठा हो गया कि आखिर पूरी दिल्ली में कमल खिल गया। दिल्ली की 70 जगहों में 48 जगहों पर कमल खिल गया और केजरीवाल की झाड़ू 22 जगह ही चल सकी। अब जहां बीजेपी दिल्ली में अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, तो वहीं हमारा पड़ोसी मोदी की जीत से खून के आंसू रो रहा है। आइए देखते हैं कि मोदी की इस जीत पर पाकियों ने क्या कहा। अरविंद केजरीवाल का। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बड़े नस्वस्त इंसान है जी। 10 साल उन्होंने हुकूमत की है, लेकिन बीजेपी ने बहुत तंग किया उनको। उनके खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए, वो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनको पीछे लगा दिया। मुझे भी उससे उनको मुलाकात का 2 बार मुलाकात का मौका मिला है। तो बड़े मतलब कोई ऐसी उनमें बात नहीं है, ह्यूमिलिटी है, और ये उनका सबसे ज़बरदस्त पॉइंट है। फिर दिल्ली में ख़ास तौर पे उन्होंने जिस तरीके से तब्दीलियाँ लेकर आए गरीबों के लिए, उनका जो निशान है वो झाड़ू है, तो इंतखाबी निशान, तो वो बड़ी उन्होंने काम किए हैं। लोगों को मुफ्त बिजली भी दी है, पानी भी दिया है, स्कूल बहुत उन्होंने उसमें तब्दीलियाँ लेकर आए जो पब्लिक स्कूल थे, और हॉस्पिटल्स को किया है। तो काफ़ी काम किया है उन्होंने पब्लिक वेलफेयर का। लेकिन पिछले कुछ सालों से चूँकि वो ज़ेर-ए-ताब आए हुए थे, बीजेपी की हुकूमत ने पीछे लगी हुई थी, तो उनको फिर चीफ मिनिस्टर के ओहदे से भी हटना पड़ा, क्योंकि जेल में है ना। लेकिन मुझे ये हैरत हुई है कि वो अपनी सीट भी हार गए इस दफ़ा। मारो मुझे मारो। सियासत में देखिए कोई चीज़ हरफ आखिर तो होती नहीं है। आज अगर आप डूबे हैं इस तरफ, तो कल उस तरफ आप दोबारा उभर भी, सूरज तुलू हो जाएगा दोबारा। तो ये कुछ हतमी एतबार से कोई मेरे ख्याल में नहीं कह सकता कि उनका सियासी मुस्तक़बिल ख़त्म हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की कॉन्ट्रीब्यूशन तो बहुत है, न सिर्फ न्यू दिल्ली है बल्कि अब तो उन्होंने पंजाब में भी हुकूमत बना रखी है। उसमें भी देखते हैं अगले जब इंतखाबात होंगे तो क्या होंगे, लेकिन एक थर्ड पार्टी के तौर पर तो उभरे हैं वो। और उनका मुस्तक़बिल अब क्या होता है, टाइम विल शो। लेकिन आई डू नॉट रूल आउट एनीवन। पॉलिटिक्स में इस तरह ही होता है, और ख़ास तौर पे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। आज मोदी साहब अगर नहीं होंगे, बीजेपी तो सारी उम्र नहीं रहेगी ना, ताक़यामत। मुमकिन है कांग्रेस दोबारा आ जाए। तो नहीं, ये मजाक हो रहा है। अगर हम मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स की बात करते हैं, वहां पर बीजेपी को विक्ट्री क्यों हासिल हो रही है? इससे पहले भी जो इलेक्शंस हुए थे गुजरात के अंदर, मेजर सीट्स जो थी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को हासिल हुई थी। क्या वजह है? क्या ये धांधली हो रही है, या फिर वाकई में उनकी फैन फॉलोइंग मुस्लिम वर्ल्ड में या मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है? क्या वाकई उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐसे काम किए हैं जो आज मुसलमानों की सपोर्ट उनको मिल रही है, या फिर इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स छुपी हुई है? I think so far he has done nothing for Muslims, so I don't know why is that happening. कुछ नहीं किया उन्होंने, तो वो तो कहते हैं हमने बहुत कुछ किया है वहाँ पर। दे आर इंडियंस, जितनी फैसिलिटीज वहाँ पर बाकियों को मिलती हैं उतनी मुसलमानों को भी मिलती हैं। और वो कहते हैं वो माइनॉरिटी नहीं, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। उनकी पॉलिटिक्स में मुसलमान है, उनकी हर फील्ड में मुसलमान है जो डोमिनेट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगला वज़ीर-ए-आज़म दोबारा फिर शायद नरेंद्र मोदी बन पाए, क्योंकि उनके जो कवानीन है, उनके मामलात है, शायद कुछ उनसे बेहतर आ जाए, या बीजेपी उम्मीदवार ही किसी और को चुन दे। जैसे कि हम सुनने में आ रहा है डॉक्टर एस जयशंकर को अपना नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनाने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी के पास आखिरी चांस था अपने आप को मनवाने के लिए। जिस तरह आप कह रहे हैं उनके वो रील्स बन रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फनी क्लिप बन रहे थे, तो यही था। देखें वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं ऐसे देखने को मिल रहा कि वो अग्रवाल जो है वो कुछ इस तरह की पॉलिसी उनकी हो जो आवाम दुश्मन हो, बट आवाम को कुछ बेहतर चाहिए, यानी कि उनको कोई ना कोई मजीद बेहतरी की जरूरत थी। वो नरेंद्र मोदी की तरफ इस वजह से गए हैं क्योंकि उनको पता चल रहा है कि यार एक मुल्क का वज़ीर आज़म है और ठीक है उसके नीचे ये मेरा नई दिल्ली का चल रहा है, तो हमें दिल्ली वालों को मजीद तरक्की की जरूरत है। इस वजह से उन्होंने 48 सीट के ऊपर उनको जितवा दिया। जालिमों, मोदी दिल्ली भी जीत गया है। केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ, और मोदी की महिला और मिडिल क्लास ने आपको कर दिया है साफ। यहां तक खबर आ चुकी है कि केजरीवाल ने एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर ली है अपनी डिफीट, क्योंकि इस वक्त जो मेरे सामने अभी जो नंबर्स आ रहे हैं वो 48 बीजेपी के हैं और 22 केजरीवाल के हैं। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। अभी उनके अंदर 2023 के अंदर सोशल मीडिया बिल
पास हो जाने के बन जाने के बावजूद भी, बिल आने के बावजूद भी वहाँ पर दिल्ली के अंदर रिकॉर्ड किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया। जब कोई कानून बनता है ना, जब किसी मुल्क के अंदर जमहूरियत होती है तो ही वो मुल्क पनपता है, तरक्की करता है। कि नरेंद्र मोदी के पास सेकंड ऑप्शन क्या है या थर्ड ऑप्शन के ऊपर वो क्या जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं कि कौन उनका वजीर आला बनेगा और अपने सूबे को लेके चलेगा? लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ पर रह रहे हैं। इस चीज को आपको सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देखें इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मामला चले, बल्कि पिछले दिन अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एक क्रैकडाउन भी शुरू किया गया था कि जितने भी बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनके पास जो है वो पेपर्स नहीं है, उन्हें जो है वो मुल्क बदल कर दिया जाएगा। देखिए वो भी देखें, सबसे ज्यादा आवाम रह रही कोलकाता के अंदर, बंगाल, लेकिन वहां से क्रैकडाउन नहीं शुरू हुआ, नई दिल्ली से शुरू हुआ। और हुआ भी किससे, मैंने पहले भी बता चुका आपके प्रोग्राम में, वहां के एक मुंतजिम है जिसको हम अमीर कहते हैं उर्दू जुबान में, जिसको हम लीडर कहते हैं मुसलमानों का, नई दिल्ली के अंदर, उसने ये कहा था कि बांग्लादेशी जितने भी यहाँ पर है उनको निकाल दिया जाए क्योंकि हमें अब इनसे खतरा है कि शायद ये आके कोई ब्लास्ट ना कर दे हमारे मदारिस के अंदर या मस्जिद के अंदर, कोई बम ब्लास्ट या कोई इस तरह की इनलीगल कोई हरकत ना कर दे जिससे मुसलमानों का इमेज खराब हो या नई दिल्ली के अंदर जितने भी मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम हो। अब वो तो वहां से निकल गए, अब यहाँ पर बांग्लादेशी अभी भी मौजूद है। मेरा जहाँ पर ये ख्याल है कि अवाम ने शायद उनको वोट इस वजह से दिया है कि हमारे परचम को जलाया गया, हमारी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हुआ, तो आप आए। जालिमो मोदी एक बार फिर आ गया है, जालिमो मोदी एक बार फिर छा गया है, जालिम मोदी एक बार फिर आ गया है। ये आप समझ लें ये फोर्थ टर्म है सर, ये मोदी साहब की थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म है। आप इसको फोर्थ टर्म कह सकते हैं क्योंकि एक और विक्ट्री है, विक्ट्री पे विक्ट्री, विक्ट्री पे विक्ट्री। मोदी साहब के सितारे इतने उरूज पर हैं, अर्श पर हैं और ऐसे हैं कि उनको आप डिफीट नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। बस ऐसे ही होता है ना, जिसके सितारे ऐसे चलते हैं वो चलते हैं। लाल फूल मीला फूल प्रवेश, पता नहीं अब मुझे इसका भी नहीं पता ही जो आप बोल रहे हैं। पीपल चूज डेवलपमेंट ऑन फ्रीबीज, ये बोल रहे हैं जी एग्जैक्टली यही कहा जा रहा है। तो जी बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारकबादें टू बीजेपी एंड टू नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा मैंने कहा कि ये इसी तरीके से कि जैसे आप फोर्थ टर्म भी जीत गए, एक और आपको ऐसी ही कामयाबी मिली है, उसके ऊपर मुबारकबाद तो बनती है। तो बाकी हम कहेंगे कि सॉलिडारिटी का इजहार करेंगे आपके साथ और केजरीवाल के साथ और राहुल गांधी के साथ कि दूसरी आपस में लड़ लो, पहले फैसला कर लो, उसके बाद देखिए मोदी साहब को करने की जरूरत नहीं, वो कहते हैं इनको खुद ही करने दो। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो।